घटनासार की क्लास के क्रम में ये पांचवी क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। देखो, ठीक है, सबसे कम प्रजनन दर तो दक्षिण कोरिया में है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भारत में, आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं, भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। लेकिन इसके इतर पूरी दुनिया में एक कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि कई देशों में वहाँ की जो प्रजनन दर है वो लगातार गिर रही है, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार गिर रही है। और वहाँ की जो सरकारें हैं उनको ये डर सता रहा है कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास ना तो वर्कर्स होंगे, ना हमारे जो हमारी नस्लें हैं हमारे देश की, ना वो ही लोग बचेंगे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में यहाँ पर जो बेबी बोनस भी देने की बात की जा रही है, बेबी बोनस भी दिया जा रहा है, यानी कि अगर कोई बेबी करता है तो उसके लिए बोनस दिया जाएगा स्पेशली। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद जनसंख्या के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और ऐसा सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो ऐसा आपको देखो सिंगापुर में आपको देखने को मिलेगा, सिंगापुर में यही समस्या है। आपको हांगकॉन्ग में यही समस्या देखने को मिलेगी, हांगकॉन्ग है। और इसके अलावा आपको जैसे कि हांगकॉन्ग के अलावा आपको इटली भी है, इटली भी, इटली में भी आपको ये समस्या देखने को मिलेगी। ताइवान में भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगी, ताइवान, जापान में भी समस्या है ये। ठीक है, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसलिए ये समस्या है कि भविष्य में इनके पास लोग ही नहीं होंगे, इनकी नस्लें ही नहीं होंगी, ये समस्या है इनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक प्रश्न यूपीएससी में भी आया था। आप अगर देखना चाहें तो एक बार देखिएगा, यूपीएससी में इससे संबंधित एक प्रश्न आया था। इनमें से ये जरूर ऑप्शन थे, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, शायद इनमें से थे ऑप्शन। ठीक है, देखिएगा एक बार। ये 2024 की बात कर रहा हूँ, 2024 के यूपीएससी में। ठीक है, विश्व की किस पहली यात्री विमान कंपनी ने पहली एआई एयर होस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया है? तो इसका उत्तर है कतर एयरवेज। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई द्वारा किस नाम से एआई सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर है स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ये वन लाइनर है, याद करना है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो उत्तर है पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। देखो, आपको पता है कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, आपको पता है कि इसमें 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर है और वो स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। 5 ऐसे देश हैं जिनके पास वीटो पावर है और वो स्थायी सदस्य हैं। लेकिन 5 के अलावा, जैसे जो 5 कौन से हैं, अगर स्थायी सदस्यों को देखें तो कौन कौन से हैं? जैसे कि एक हो गया आपका चाइना, ठीक है, दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा होगा आपका यूएसए, तीसरा हो गया आपका रूस, ठीक, और फिर हो गया यूके और फिर हो गया फ्रांस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ये 5 देश ऐसे हैं जो स्थायी सदस्य हैं यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के। ठीक, और इनको वीटो पावर प्राप्त है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर जर्मनी नहीं है। क्या नहीं है यहाँ पर जर्मनी नहीं है, यहाँ पर जापान नहीं है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने वाले होते हैं ऑप्शन, तो याद रखना। ठीक है, जर्मनी जापान नहीं है। ठीक, क्योंकि जर्मनी और जापान इसलिए भी नहीं है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में ये ठीक अपोजिट थे। जो यूएस है, जो यूके है, इनके अपोजिट थे। ठीक है, इसलिए इनको नहीं दी गई थी ये पावर। अच्छा, अब समझो दूसरी बात कि यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें सिर्फ 5 सदस्य नहीं होते, उसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। और उनमें से 5 सदस्य वो हैं जो स्थायी सदस्य हैं, जिनके हम नाम बता चुके हैं आपको। लेकिन जो बाकी के 10 सदस्य हैं, उनमें क्या होता है कि हर 2 साल में वो सदस्य बदलते ही रहते हैं। ठीक है, तो जो 2 साल में सदस्य बदलते हैं, जो बाकी के नए सदस्य आते हैं, उनका भी कार्यकाल कितना होता है? 2 साल का होता है। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं? भाई 15। 5 ऐसे जो स्थायी हैं और 10 वे सदस्य हैं जो कि हर 2 साल में बदलते हैं। ठीक है, अब जो हर 2 साल में बदलते हैं उन्हीं में नंबर आया है किसका? इन देशों का। क्या नाम है उनका नाम है ये पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। इन 5 देशों का नंबर आया है। ठीक है, इन 5 देशों को सीट प्राप्त हुई है 2 साल के लिए। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि मई 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इसका उत्तर है जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगला है कि 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो इसका उत्तर है वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में। ठीक है। ये जो वियना है ना, ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ये याद रखिएगा। ठीक। अगला है कि 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह, ठीक है, यानी कि प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका उत्तर है अमेरिका। ठीक, ये भी याद रखना, वन लाइनर है। मई 2024 में किस देश ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा है? तो इसका उत्तर है जिबूती। इन्होंने पता है क्या किया है? इन्होंने इस तरीके से इन्होंने काम किया है कि जो लैब में बनाए हुए मच्छर हैं वो उनको इन्वायरमेंट में छोड़ेंगे। ठीक है। अब ये जो मच्छर हैं इन्वायरमेंट में इन्होंने छोड़े, ये सारे के सारे नर मच्छर हैं। ठीक। और जो इन्वायरमेंट में आने के बाद में ये जो मादा मच्छर होंगी ना, जो इन्वायरमेंट की मच्छर हैं, जो बाकी ऐसी मच्छर हैं जो कि काटती भी हैं और जो हानिकारक भी हैं, जिनसे मलेरिया वगैरह रोग फैलते हैं, ये उन मच्छरों से प्रजनन करेंगे। और उसके बाद में क्या होगा कि जो इन मादा मच्छरों से जो संतति होगी, उन संततियों में जो मादा मच्छर होंगी वो तो तुरंत ही मरेंगी, क्योंकि मादा मच्छर ही काटती हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन जो नर मच्छर होंगे वो नर मच्छर भी कुछ समय बाद मर जाएंगे। यानी कि मामला क्या होगा कि इनको इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड करके डाला गया इन मच्छरों के एनवायरनमेंट में कि इनकी जो संतति होगी वो जीवित रहेगी ही नहीं। इस तरीके से मच्छरों पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है जिबूती में। ठीक है। ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है जिबूती में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन दक्षिण कोरिया की मुद्रा है, याद रखिएगा, यानी कि $72.6 बिलियन के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा हाल ही में की है? तो इसका उत्तर है कोरिया एयर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? कोरिया एयर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। आगे आते हैं। अगला है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन, यहाँ होगा सस्पेंशन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया? तो इसका उत्तर है हंगरी। ये है ना, जो ये जो कह रहा है कि सस्पेंशन ब्रिज, तो ये सस्पेंशन ब्रिज वो होता है जो ब्रिज, ये मान के चलो, जो केबल से बंधा होता है, जो केबल से बंधा होता है ना ब्रिज, वो सस्पेंशन ब्रिज होता है। ठीक है। तो ये बताया है कि सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ है? हंगरी में है। ठीक है। और इसका नाम क्या है? ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। ठीक, याद रखना। अच्छा, एक और चीज़, ये जो बना हुआ है ना, ये एक नदी पर बना है जिसका नाम है डेन्यूब नदी। क्या नाम है इसका? डेन्यूब नदी पर बना है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ है, उत्तर क्या है उसका? लैंडर ओडिसियस। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे आते हैं। अगला है कि 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यानी कि CMS को 14 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो उत्तर है इसका समरकंद, उज्बेकिस्तान में। ठीक है। अब ये है ना जो CMS, इसका मतलब होता है आपका कि जो CMS है ये प्रजाति संरक्षण सम्मेलन यानी कि एक कंजर्वेशन, यहाँ पर देख लो एक बार, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज। ठीक है। ये क्या है कि ये उन जीवों के कंजर्वेशन के लिए, यानी उन जीवों के संरक्षण के लिए जो माइग्रेट करते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो उन जीवों के संरक्षण के लिए ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? संस्थान है, एक तरीके से देखा जाए संगठन है, सॉरी। ठीक है, संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है, अगर हम इसका हेड क्वार्टर देखें तो वो कहाँ है? बोन। और बोन कहाँ पर है? बोन है आपका जर्मनी में। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है। जो प्रवासी जीव होते हैं ना, उनके संरक्षण के लिए होता है। ठीक है। किस जीवों के लिए? प्रवासी जीवों के लिए, यानी एक देश से दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जो जीव जाते हैं मौसमी रूप से, वो कौन से होते हैं? प्रवासी जीव होते हैं, उनके संरक्षण के लिए। ठीक है। मौसमी रूप से भी जाते हैं और हमेशा के लिए भी जाते हैं। ठीक है। अगला है कि फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है जर्मनी। ठीक है। जो म्यूनिक है ना, वो जर्मनी में ही है। ठीक है। म्यूनिक कहाँ पर है? जर्मनी में। और ये जो लिखा है कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, ये एक संगठन है। क्या है ये एक संगठन है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि भाई कोई भी इशू है, अगर कोई झगड़ा है किसी भी क्षेत्र में, तो उस झगड़े को हम मतलब शांति के माध्यम से निपटाएं।
ठीक है। तो इसका आदर्श वाक्य भी ऐसा ही है। जैसे अगर इसका हम आदर्श वाक्य देखें इस संगठन का, तो इस संगठन का आदर्श वाक्य है पीस, क्या है, पीस थ्रू डायलॉग, ठीक है, पीस थ्रू डायलॉग, ठीक है, ये है इसका आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य यानी कि मोटो, ये याद रखिएगा, ठीक है, इसका मोटो क्या है, पीस थ्रू डायलॉग। और अगर हम ये देखें कि इसका मतलब गठन कब किया गया था, तो इसका जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था 1963 में। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। 1963 में इसका गठन हुआ था। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन, हमेशा इसका जो सम्मेलन है वो म्यूनिक में ही होता है, यानी जर्मनी में ही होता है, ठीक है, याद रखिए। आगे आते हैं। अगला है कि 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है काठमांडू, नेपाल में। अच्छा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो सम्मेलन है, ये जो लिखा है कि विश्व सामाजिक मंच, क्या है ये? विश्व सामाजिक मंच यानी कि वर्ल्ड सोशल फोरम। अगर हम इसको देखें तो क्या है? वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। इसके बारे में जाने, इसके बारे में असल में ये है क्या? तो देखो, इसका पहली बात तो उद्देश्य समझो। पता है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो आर्थिक उदारीकरण हुआ है ना, वैश्वीकरण हुआ है ना जो आर्थिक रूप से, उस वैश्विक जो वैश्वीकरण हुआ है, आर्थिक वैश्वीकरण जो हुआ है, उससे ना कुछ लोग हैं, यानी कि कुछ वर्ग है जो एकदम हाशिए पर चला गया है। नहीं समझे भी? कि ऐसा मानते हैं इन जो वर्ल्ड सोशल फोरम वाले हैं, जो इस संगठन को मानने वाले हैं, जो इसको सपोर्ट करने वाले हैं, उनका मानना है कि जब से आर्थिक रूप से वैश्वीकरण हुआ है, तब से बहुत सारे वर्ग और बहुत सारे लोग हैं जो एकदम हाशिए पर चले गए, वो जो मेन धारा है उससे हट गए। यानी कि जो गरीब है, अगर तो गरीब लगातार गरीब हो रहा है, ठीक है, गरीब लगातार गरीब हो रहा है। वहीं जो संसाधन हैं वो कुछ स्पेसिफिक हाथों में आ गए। यानी कि जो संसाधन हैं उनका क्या हो रहा है? उनका केंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर कोई बिजनेसमैन अमेरिका में सक्सेस है तो वो पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में सक्सेस है, लेकिन जो देशों अलग अलग देशों में छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं उस क्षेत्र में। ये बात सही भी है, बहुत हद तक सही है। इनका मानना भी यही है। उनका मानना ये है कि कुछ हैं जो मतलब संसाधन हैं वो केंद्रीकृत हो रहे हैं और उनका केंद्रीकरण हो रहा है, ठीक है। अब अच्छा, फिर ये इनका मानना क्या है? फिर ये क्या कर रहे हैं कि ये जो आर्थिक उदारीकरण हो रहा है ना वैश्विक स्तर पर, आर्थिक जो वैश्वीकरण हो रहा है उसके ये अपोजिट जा रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? पूरी दुनिया के देश जो हैं लगातार, आपको पता है कि भाई वैश्विक उदारीकरण और इन सब चीज़ों का वैश्वीकरण का, इन सब का क्या सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये क्या है? इनको मानने वाले क्या हैं? जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं, जो वर्ल्ड सोशल फोरम को सपोर्ट करने वाले हैं, वो क्या करते हैं? वो वैश्वीकरण हो रहा है ना जो आर्थिक रूप से वैश्वीकरण जो हो रहा है उसके क्या है? ये अपोजिट हैं। क्या है? ये विद्रोह कर रहे हैं इसके प्रति, यानी कि एक तरीके से हम देखा जाए तो इसके क्या है? अपोजिट हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या? चलो ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अच्छा, ये जो संगठन है इसका गठन कब हुआ था? एक थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए। तो इसका संगठन का गठन हुआ था 2004 में। और दूसरी बात, इसका जो संगठन का गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में, ठीक है। अच्छा, ब्राज़ील में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है, आर्थिक असमानता और ये सब चीज़ें। और वहाँ पर ये वहाँ के युवाओं में, वहाँ की जनता में ये दिमाग में फैला हुआ है, उनके दिमाग में ये ज़्यादातर चीज़ बैठी है अन्य देशों की अपेक्षाकृत, कि जो वैश्वीकरण हुआ है ना उससे एक वर्ग जो है बहुत ज़्यादा गड्ढे में चला गया है। यानी कि एक जो पिछड़ा वर्ग है, एक जो गरीब तबका है, वो और ज़्यादा पिछड़ा हुआ है और ज़्यादा मतलब निचले स्तर पर चला गया। ये ब्राज़ील की जनता के कहीं हद तक दिमाग में है, इसीलिए इसका उद्भव भी ब्राज़ील से ही हुआ। पहली बात ये, ठीक है, ब्राज़ील से ही हुआ। और दूसरी बात ये कि अभी भी यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इसका जो प्रभाव है वो भी ब्राज़ील में, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 2004 नहीं, ये 2001 होगा। क्या होगा? 2001, ठीक है। इसका सम्मेलन कब हुआ था? 2001 में हुआ था इसका गठन। और 2004 में ना इसकी बैठक भारत में हुई थी, मुंबई में। 2004 में मुंबई में इसकी बैठक हुई थी, भारत में, ठीक है। ये बात दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फरवरी 2024 में किसी हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष चुना गया है। तो इसका उत्तर है जस्टिस नवाब सलाम लेबनान के हैं, ठीक है, लेबनान के हैं। अगला देखें, हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका उत्तर है कैमरून। कैमरून अफ्रीकन कंट्री है। कौन सा है? अफ्रीकन कंट्री है कैमरून, ठीक है। आगे देखिए, अगला है कि जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा यानी कि 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? तो इसका उत्तर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। लिथियम भंडार के बारे में तो पता होगा ना, ये एक प्रकार की जो लिथियम है ना, एक बार इधर देखो, जो लिथियम है ना, इसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये एक हल्की धातु होती है। क्या होती है? हल्की धातु होती है, ये भी दिमाग में रखना है। लिथियम एक धातु है। अब देखो, चाहे आपका मोबाइल हुआ,
लैपटॉप हुआ, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल हुई, या फिर घड़ियाँ हुई, वॉच होती हैं ना, वॉच में भी आपका कैमरा हुआ, ठीक है, कैमरा हुआ, या फिर बैटरीज होती हैं जो चार्ज करने वाली बैटरियाँ होती हैं, वो बैटरियाँ हुई, ठीक है, बैटरी हुई। इन सब में यूज किया जाता है लिथियम, ठीक है, इन सब में क्या यूज किया जाता है, लिथियम को यूज किया जाता है, इसलिए लिथियम का वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है। तो ये जो इसका उत्तर है वो है लंदन, ब्रिटेन में। ठीक है, आगे देखें। अगला है कि फरवरी 2024 से यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया है। तो इसका उत्तर है एफिल टावर, फ्रांस में। ठीक है, अगला है कि श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की है। तो इसका उत्तर है INS करंज, इसको भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अगला है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय था। तो इसका उत्तर है विश्वास का पुनर्निर्माण, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। अब देखो इसको ना, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ना, इसको 1-2 बार नहीं, कम से कम नहीं तो 7 से 8 बार बता चुके हैं हम। ठीक है, अब इसको आपको ज़रूर बताना है इसका जो फाउंडेशन है वो कब रखा गया था, यानी कि इसको कब इसका गठन किया गया था। और दूसरा आपको ये बताना है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। ये 2 चीज़ बतानी है। पिछले 2 क्लासों में भी इसको लगातार हमने बताया है। ठीक है, और इसके अलावा जब वनडे क्लास लेते थे डेली करंट अफेयर की, तो उसमें तो हमेशा इसकी कई बार चर्चा हुई है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा बन गया। तो उत्तर है जापान, मून मिशन स्नाइपर। ठीक है, तो सियोली क्रेटर है ना, ये याद रखना है कहाँ पर है, ये चंद्रमा पर है, ये मंगल पर नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला है कि 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम थी। तो इसका उत्तर है गेट वे टू द फ्यूचर। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात समिट का नाम सुना है कभी आपने। ये ना हर 2 साल में आयोजन होता है इसका, 2 साल में। ठीक है, हर 2 साल में, हम कह सकते हैं हर 2 साल में आयोजन होता है। और इसको अगर एक शब्द में समझना हो तो इसका जो उद्देश्य होता है उसको पता है क्या है। अच्छा, इसमें बैठते कौन है, तो इसमें इन्वेस्टर्स बैठते हैं। ठीक है, इसमें इन्वेस्टर्स बैठते हैं, और ये जो मंच है ना वो इन्वेस्टर्स का ही है, और इन्वेस्टर्स को एक मंच प्रोवाइड कराने के लिए ही गुजरात वाइब्रेंट समिट शुरू किया गया था। ठीक है, ताकि इन्वेस्टर्स आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, एक जगह पर वो पहुँचे, एक मंच प्रदान हो उनके लिए। ठीक, समझ में आया। ठीक है, अच्छा ये ना जो वन लाइनर हम सवाल पढ़ रहे हैं, हम आपको बता दें, अगर वन लाइनर को बहुत ज़्यादा हम एक्सपेंड करेंगे ना तो समस्या ये होगी कि फिर वन लाइनर में ही रह जाएंगे, जबकि हमें पूरी मैगजीन करानी है अच्छे से कंप्लीट। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि वन लाइनर वालों को थोड़ा सा जल्दी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम न्यूज़ पर बड़ी न्यूज़ पर आ जाए। ठीक है, बड़ी न्यूज़ को आपको अच्छे से सही ढंग से पढ़ाएंगे, क्योंकि वन लाइनर को तो ये है कि ये जो वन लाइनर है ये आगे चल करके फिर से रिपीट होनी है, तो हम क्यों ना वहाँ पर ही पूरे अच्छे तरीके से इसको पढ़ाएं। ठीक है, चलो, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। चलिए, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है कि किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है। तो इसका उत्तर है मिस्र, दूसरा इथियोपिया, तीसरा है ईरान, चौथा है सऊदी अरब, और 5वां है संयुक्त अरब अमीरात। एक और था अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना जो है उसने अपना जो आवेदन था वो वापस ले लिया था, इसलिए अर्जेंटीना नहीं सदस्य बनाए। ठीक है, ये ब्रिक्स है, नाम क्या है इसका, ब्रिक्स। ठीक, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी नहीं, इसके बारे में तो काफ़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक अर्थशास्त्री थे, पहली बात समझो, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अर्थशास्त्री थे जिम ओनील, उनका नाम था जिम ओनील। ठीक है, जिम ओनील नाम था इन अर्थशास्त्री का, और इन्होंने ना 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बारे में बताया था। इन्होंने 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की चर्चा की थी 2000 के दशक में, और उनका नाम था ब्राज़ील। क्या नाम था उनका, ब्राज़ील, दूसरा था रूस, ठीक है, और तीसरा था इंडिया यानी कि भारत अपना, और चौथा था चाइना। ठीक है, तो यहीं से इन्होंने 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का नाम देके ही उन्होंने 2001 की बात है शायद, संभवतः 2001 की बात है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, संभवतः नहीं, अधिकतम 2001 की बात है। ठीक है, 2001 की बात है। ठीक, इसमें क्या हुआ था कि इन्होंने BRIC एक नाम दिया था, ब्रिक। क्या नाम दिया था, ब्रिक। ठीक है, 4 दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई 4 अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर के उन्होंने एक नाम दिया था ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं। ठीक है,
अच्छा, इन देशों ने देखा कि अच्छा ब्रिक अर्थव्यवस्थाओं के नाम से ये नाम दिया है, तो इन्होंने क्या किया कि 2006 में इसका संगठन ही बना दिया ब्रिक नाम से, इन्हीं 4 देशों ने, ठीक है। लेकिन 2010 में, क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका भी अच्छी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था था उस समय और अभी भी है, इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा, इसलिए इसका जो नाम है वो हो गया ब्रिक्स, ठीक है। ये बात समझ में आई? चलो ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। जब साउथ अफ्रीका जुड़ा, साउथ अफ्रीका कहाँ जुड़ा था? न्यूयॉर्क में जुड़ा था, याद रखिएगा, ठीक है। 2010 में जुड़ा था, ये भी याद रखेंगे, ठीक। अब क्या हुआ है कि अब 1 जनवरी 2024 से इन 5 देशों में ये 1 2 3 4 5 देश और मिल गए, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई, ठीक है। टोटल कितने देश हो गए? अब ये टोटल 10 देश हो गए। ये बात समझ में आई? ब्रिक्स के बारे में अब आपको दिमाग में रखनी, जो चीज़ें अभी आपको बताई हैं वो चीज़ें, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट यानी NAM शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी। तो इसमें हमें बताना है क्या है थीम? थीम है डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल एफ्लुएंस, साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, ठीक है। अच्छा, ये नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा NAM का, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का। क्या? गुट निरपेक्ष आंदोलन का, ठीक है। इसके बारे में या तो आपको जानकारी होगी, अगर नहीं है तो जरूर इस जानकारी को लीजिएगा, ठीक है। देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या हुआ कि पूरी दुनिया ना 2 भागों में विभाजित हो गई थी, वैचारिक आधार पर भी और अर्थव्यवस्था के आधार पर भी। एक तरफ थे समाजवादी अर्थव्यवस्था के सपोर्टर, ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के सपोर्टर, और दूसरी तरफ थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सपोर्टर, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी साम्यवादी अर्थव्यवस्था के सपोर्टर थे वो किसके पक्ष में थे? USSR के में, ठीक। और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सपोर्टर थे वो किसके पक्ष में थे? USA के में, ठीक है। और ये गुटबाजी ना इस तरीके की चली कि ये जो वैचारिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर तो जो विभेद था वो इस हद तक बिगड़ा कि ये देश जो हैं समाजवादी और पूंजीवादी जो देश थे वो एक तरीके से सैन्य आधार पर भी पूरी तरीके से बढ़ चुके थे, यानी कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी थी कि कभी भी इन देशों के बीच में युद्ध हो सकता है, ठीक है। जो दुनिया थी वो उस समय की दुनिया को बाइपोलर वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि दुनिया 2 भागों में बढ़ चुकी थी, ठीक है। कितने भागों में बढ़ चुकी थी? 2 भागों में बढ़ चुकी थी, और हर देश किसी न किसी गुट का हिस्सा बन रहा था। उस समय पर भारत आज़ाद हुआ और भारत जैसे और भी कई देश आज़ाद हुए, और वो देश नहीं चाहते थे कि इनके गुटबाजी के चक्कर में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो ग्रोथ रेट है वो पूरी तरीके से रुक जाए और हम इन देशों की गुटबाजी में फंस के रह जाएं। क्योंकि ये देश जो हैं गुटबाजी कब कर रहे थे? ये अपना एक जो मानक थे उनको प्राप्त कर चुके थे, डेवलप होने के जो मानक थे उनको प्राप्त कर चुके थे। लेकिन हमारे देश तो ऐसा नहीं था, हमारा देश तो अभी निकला ही था इन सब चीज़ों से। तो इसलिए ये वो समय था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, USSR जब विघटित हुआ 1992 में, तब तक का जो समय है उसको बोला जाता है कोल्ड वॉर। क्या कहा जाता है? कोल्ड वॉर। यानी कि एक ऐसी स्थिति कि युद्ध तो कभी भी हो सकता है, यानी तनातनी हर मोर्चे पर है, लेकिन युद्ध बस हो ही नहीं रहा है, यानी कि हथियार चल नहीं रहे हैं किसी विपक्ष से, लेकिन किसी भी समय हो सकता है। अगर एक जगह पर छिड़ी जंग तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया जो है 2 भागों में बटी हुई है, ठीक। इस समय पर कुछ नेता थे जो बाहर निकल के आए, जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो पहले थे इनमें अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के नेता थे, क्या नाम था उनका? नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसी समय पर और भी 1-2 नेता थे, जैसे अगर हम बात करें तो यूगोस्लाविया के एक टीटो नाम के नेता थे। टीटो, क्या नाम था उनका? टीटो था, यूगोस्लाविया के थे वो, ठीक। इसी समय पर और भी थे, जैसे कि आपको मैं याद कर पा रहा हूँ सही तो गमाल अब्दुल नासिर, निसिर था शायद, नासिर थी, ठीक है। गमाल अब्दुल नासिर, ठीक, ये थे। ये कहाँ के थे? ये मिस्र के थे। कहाँ के थे? ये मिस्र के थे। इसके अलावा आपके इंडोनेशिया के एक नेता थे जिनका नाम था सुकर्णो या सुकर्णो, क्या था उनका नाम? सुकर्णो या सुकर्णो नाम था, ठीक है। एक बार देखिएगा इसको। और एक घाना के थे, एक नेता घाना के थे, घाना के, जिनका नाम था क्वामे नक्रूमा, ठीक है। ये वो नेता थे जो वैश्विक स्तर पर उभर के आए, और इन्होंने क्या किया कि किसी भी गुट का इन्होंने पक्ष नहीं लिया और किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुए। इन्होंने एक अलग तीसरा गुट बनाया जिसे बोला गया नॉन कोऑपरेशन, जिसको बोला गया नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष यानी किसी भी गुट का जो हिस्सा नहीं है, गुट निरपेक्ष, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है।
तो इसका जो गुटनिरपेक्ष बना, या फिर ये एक दो चीज़ें और दिमाग में पता होना चाहिए कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन बना तो इसका जो पहली बैठक है वो कब हुई और ये कहाँ से बना। तो इसके जो स्टार्टिंग मानी जाती है वो मानी जाती है कि 1955 में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसको बांडुंग सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है बांडुंग सम्मेलन, ठीक है। यहाँ से इसको बनाने का जो है विचार पनपा था, यहाँ से इसको बनाने का जो है पूरा ऐसा बोला जाता है कि ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था, ठीक है, 1955 में, ठीक, ये बात समझ में आई। लेकिन इसकी जो बैठक हुई बनने के बाद में वो 1961 में हुई थी पहली। कहाँ हुई थी? ये हुई थी बेलग्रेड में। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में हुई थी, जो कि कहाँ पर है? यूगोस्लाविया में, ठीक है। अब देखो, अगर कभी आए ना कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो बेलग्रेड में हुई थी। अगर बेलग्रेड ना हो तो क्या होगा? यूगोस्लाविया, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखनी है हमेशा, ठीक। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। और अब आगे चलते हैं, ठीक। अगला है कि हाल ही में डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है फ्रांस। क्या है उसका? फ्रांस उत्तर है। ये जानते हो डिजिटल सेजन का मतलब क्या है? देखो, हल्का सा समझना कि जब हम यूरोप में जाएं, मान के चलो हमने यहाँ से टिकट कटवाई फ्रांस की, ठीक है, और फ्रांस से आपको पता है जर्मनी बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, स्पेन भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम सिर्फ फ्रांस में घूमेंगे? अरे भाई, क्यों ना हम थोड़ी सी पेट्रोल खर्च करके क्यों ना हम जा सकते, क्यों नहीं हम जर्मनी भी घूम लें? ऐसा आ सकता है किसी के दिमाग में या नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है भाई। तो इन्होंने क्या किया कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आ रहा है और यूरोपीय यूनियन के किसी देश का अगर वीज़ा करवा के आ रहा है तो वो उसी देश में घूमेगा। लेकिन हम एक ऐसा वीज़ा जारी करते हैं कि उस वीज़ा को अगर वो लेके आएगा तो जो उस देश को के जो देश उस वीज़ा को मान्यता देने वाले होंगे उन देशों में वो घूम पाएगा, ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन के ज़्यादातर देशों ने एक नया वीज़ा निकाला जिसे सेजन वीज़ा कहा जाता है, ठीक है। क्या जाता है इसको? सेजन वीज़ा, ठीक है। इसका अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेगन भी मिल जाएगा, ठीक है, साइजन भी मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा वीज़ा। अब इसके अंतर्गत क्या है कि आपको फ्रांस घूमने जाना है तो आप फ्रांस का वीज़ा मान लो, आप सेजन वीज़ा लो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप ना केवल फ्रांस में घूम पाओगे बल्कि और जो देश यूरोपीय यूनियन के और अन्य देश जो हैं जिन्होंने इस वीज़ा को अपनाया है वो आप मैक्सिमम देशों में घूम पाओगे, ठीक है। यूरोपीय यूनियन के ज़्यादातर देशों में आप बिना किसी अदर वीज़ा के और बिना किसी अदर परमिशन के, ठीक जैसे भारत में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप ट्रैवल करते हैं उसी तरीके से वहाँ पर एक देश से दूसरे देश में उसी तरीके से ट्रैवल कर पाओगे अगर आपके पास सेजन वीज़ा होगा तो, ठीक है। ये बात समझ में आएगी। अब इस वीज़ा को के लिए आपको अगर ये वीज़ा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस वीज़ा के लिए आपको बार बार जाना पड़ेगा वीज़ा बनवाने के लिए, ठीक है। लेकिन फ्रांस ने क्या किया है कि इस वीज़ा को पूरी तरीके से डिजिटली बनाने का जो है पहला देश बन गया है जो कि पूरी तरीके से डिजिटली बना रहा है इस वीज़ा को, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन आप जमा करो आपको वीज़ा मिलेगा, ठीक। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप जाओ कई बार आपको भाग के जाना पड़ता है और तब जाकर के आपका जो है वीज़ा बनता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब आगे बढ़ते। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो इसका उत्तर है बेटा वोल्ट में, ठीक है। अगला है कि जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा मेहदा, केहान 2 और हत्फ 1 नामक 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो इसका उत्तर है ईरान, ये भी याद रखना। अगला है कि जनवरी 2024 में पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास क्या है? ये है पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक समुदाय इकोवास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया है? तो उसका उत्तर है बुर्किना फासो, माली और नाइजर। एक बार ना हल्की सी नज़र इस इकोवास पर जरूर होनी चाहिए। देखो ये है ना, जो इसका पता है फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है। क्या समझे? इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, यानी कि वेस्ट अफ्रीका के जो देश है ना, आप एक बार देखो, अगर यहाँ पर इस तरीके से देखोगे तो जो वेस्ट अफ्रीका के देश है ना, तो जो वेस्ट अफ्रीका वाले देश हैं उन देशों की एक ये कम्युनिटी है, उन देशों का एक ये संगठन है, ठीक है। ये किस लिए है भाई? तो भाई सीधी सी बात है, डेवलपमेंट को, किसके लिए? डेवलपमेंट, और इसके अलावा जो लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, उस लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये जो है गठित किया गया था ये संगठन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो हेड क्वार्टर कहाँ है? अबूजा में, ठीक है। कहाँ है इसका हेड क्वार्टर है अबूजा, जो कहाँ है? जो कि नाइजीरिया की राजधानी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझने वाली है।
आगे बढ़ें। तो ये वो उन लोगों के लिए है जो हिंदी मीडियम माध्यम से नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से कर लीजिएगा। जो इंटरनेशनल न्यूज़ है ना हमारी, यानी कि जो वन लाइनर हैं, वन लाइनर में जो इंटरनेशनल न्यूज़ हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ पूरी ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है। इसके बाद में आर्थिक न्यूज़ आएंगी। कई लोगों ने मैसेज किया था कि भाई आर्थिक वाले समझ में नहीं आ रहे, बिल्कुल समझ में आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। इंटरनेशनल खत्म हो चुकी है, आर्थिक वाली शुरू होंगी, बिल्कुल सबको समझ में आएगा। जैसे ही वन लाइनर खत्म होंगे उसके बाद में हम अपनी जो मैगजीन है उसको लेके चलेंगे, फिर मैगजीन में बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, एक एक दिन में 20-20, 30-30 पेज हो जाया करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि वन लाइनर है उसकी हर न्यूज़ का मतलब समझाना जरूरी होता है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। चलें तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।